मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार जो है। और एक बार फिर से जो है हम यहाँ पर एक नए सेशन में जो है टीचिंग ऑफ ग्रामर इससे पहले हमने टीचिंग ऑफ पोइट्री जो वो किया था। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर जो है सीनियर टीचर एग्जाम के अंदर जो आरपीएससी के द्वारा लिया जाना है, दिसंबर माह में जो वो प्रपोज्ड है, उसके अंदर इस टॉपिक को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि लगभग 9 एग्जाम अब तक आरपीएससी ने लिए हैं सीनियर टीचर के विभिन्न कैटेगरीज में। संस्कृत शिक्षा, सामान्य शिक्षा, है ना, इनके अंदर कुल 9 के करीब एग्जाम जो आज तक हुए हैं। हो सकता है 1-2 ऊपर नीचे हो, 9 के करीब एग्जाम जो वो आज तक हुए हैं। और इन एग्जाम्स के अंदर जो पैटर्न देखा गया है वो कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, कुल जो है 20 क्वेश्चंस आज से पहले जो वो टीचिंग मेथड्स में से पूछे जाते रहे हैं। और ये जो चारों हेडिंग है, टीचिंग ऑफ पोइट्री, टीचिंग ऑफ ग्रामर, प्रोज एंड कंपोजिशन, इन चारों हेडिंग्स में मेरा ये आकलन है विभिन्न क्वेश्चन पेपर्स को देखने के बाद, मिनिमम 3 क्वेश्चंस जो हैं इसमें से पूछे जाते हैं चारों हेडिंग में से, और मैक्सिमम 4, कई बार 4 क्वेश्चंस जो हैं वो भी पूछे गए हैं, और कई बार 3 क्वेश्चंस जो हैं वो भी पूछे गए हैं। एंड यू नो वेरी वेल एक एक क्वेश्चन जो है वो सिलेक्शन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। एट द सेम टाइम मुझे इस चीज़ को कन्फेस करते हुए बिल्कुल भी जो है यहाँ पर किसी तरह की कोई गिल्ट फील नहीं हो रही है कि जनरली इन टॉपिक को नेग्लेक्ट किया जाता है, इवन हमारे द्वारा भी। मैंने देखा है कि पूर्व में भी जो है टीचिंग मेथड्स जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम जो है वो हम करते हैं, लेकिन टीचिंग ऑफ पोइट्री, प्रोज, ग्रामर एंड कंपोजिशन जो है इसके ऊपर काम उतना नहीं होता है जितना अपेक्षित है, जितना एक्सपेक्टेड है, जितना हमें करना चाहिए। हमने इस वर्ष जो है अपनी प्लानिंग जो है उसके अंदर बहुत सारे सुधार जो किए हैं, और उन्हीं में से एक ये था कि इन चारों टॉपिक्स जो हैं उनको कुछ डिटेल में डील किया जाए। और इसी श्रृंखला में हमने आज यहाँ पर आपके समक्ष टीचिंग ऑफ ग्रामर जो है उसको लेकर के एक सेशन जो है वो कंडक्ट किया है। होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। यदि आप इस सेशन को देखकर आपको लगता है कि आपके लिए फ्रूटफुल है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जाम, आप प्ले स्टोर पर जा कर के जो है हमारा जो ऐप जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जी हेल्प सूरतगढ़ या जी हेल्प सूरतगढ़ क्लासेस। जी हेल्प सूरतगढ़ क्लासेस जो है सिर्फ क्लासेस के लिए है, और जी हेल्प सूरतगढ़ जो है वो आपका एग्जाम के लिए है। आप प्ले स्टोर पर जा करके इसको जो है ज़रूर जो है वो डाउनलोड करें इस ऐप को जो है, और इस तरह के बाकी वीडियोज जो है उनको आप देख करके अपनी तैयारी जो है उनको दुरुस्त कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, टीचिंग ऑफ ग्रामर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। और हमेशा की तरह हम यहाँ पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जो है वो देने की कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ वही बात करें जो एग्जाम से रिलेटेड हो और एग्जाम में आने वाली हो। दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं आपको दिखाता हूं कि आरपीएससी एग्जामिनेशंस के अंदर आज से पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इसको लेकर के किस तरह के हैं। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी एग्जाम के अंदर पूछा गया था। विच टाइप ऑफ ग्रामर एक्सपेक्ट्स चिल्ड्रन टू मेमोराइज द डेफिनेशंस and then apply them in naming parts of speech in a given sentence। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है क्योंकि लगभग हर बच्चे को जो पता होता है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। खैर, जिसकी भी बात हो रही हो, अगर जे आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तब भी, और अगर जे आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तब भी, आपके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द आंसर एट दिस मोमेंट अनलेस एंड अनटिल मैं आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी ना दे दूँ। एक ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था, इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर इन्वॉल्व। लगभग ये हर बच्चे को पता होता है कि हम इंडक्टिव मेथड के अंदर जो है एग्जाम्पल्स जो है वो पहले देते हैं और रूल्स जो है वो बाद में जो है करते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन जो है इस तरह का जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर जो है उसके से रिलेटेड कौन सा आपका जो है एप्लीकेबल है। रूल्स ऑफ ग्रामर हैव टू बी लर्न फ्रॉम द सेम ऑफ देयर एस्थेटिक, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल यूज।
does not lay down any formal rules and abstract definitions. Students are encouraged to learn from the sentences which may be grammatically inaccurate. Grammar is a continuous evolving state. थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि फंक्शनल ग्रामर क्या होती है, आप इसको नहीं कर पाएंगे. मोरओवर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ग्रामर जो है, टीचिंग ऑफ ग्रामर है ना, टीचिंग ऑफ ग्रामर में किस तरह के क्वेश्चंस जो वो पूछे जाते हैं, सबसे बड़ी बात. और टीचिंग ऑफ ग्रामर जो है उसमें आपका टाइप्स ऑफ ग्रामर जो है अब तक हावी रहा है. सिर्फ मैंने 3 क्वेश्चन आपके सामने पूछे रखे जो आरपीएससी एग्जाम में पूछे गए थे, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि बाकी के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं यदि आप उनको भी एनालाइज करें, बड़ा इजी है, आप आरपीएससी की साइट पर ये सारे क्वेश्चंस जो वो देख सकते हैं. तो हमें 2 चीजें क्लियर होती हैं. पहला ये कि ये जो चारों टॉपिक है इनमें से मैक्सिमम 4 और मिनिमम 3 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं. और दूसरी ये, जब हम टीचिंग ऑफ ग्रामर की बात करते हैं तो वहां पर हमें जो है ग्रामर के टाइप्स को लेकर के जो है ज्यादा क्वेश्चंस जो वो पूछे जाते हैं, मेथडोलॉजी को लेकर के ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं. इसलिए हमने आपके समक्ष इस सेशन को प्रेजेंट करने से पहले जो है इस चीज को इंश्योर कर लिया है कि टाइप्स ऑफ ग्रामर के बारे में डिटेल से बात होनी चाहिए. और जब तक टाइप्स ऑफ ग्रामर के बारे में डिटेल से बात नहीं होगी तब तक हम शायद एग्जाम में टीचिंग ऑफ ग्रामर को लेकर के दिए गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे. एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर. आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं. सबसे पहले हम अगर जो बात करें टीचिंग ऑफ ग्रामर की, तो सबसे जरूरी बात क्या है कि भी लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है, एक व्हीकल है जिससे आप अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जो हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं. लैंग्वेज इज ए व्हीकल, लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. आपने लैंग्वेज को लेकर के जो है टीचिंग मेथड्स के अंदर भी जो है देखा था. जनरली लैंग्वेज के अंदर जब हम परिभाषाएं जो है, डेफिनेशंस जो है उनको देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसी भी डेफिनेशन के अंदर जो है 2 चीजें मुख्य रूप से आती हैं. नंबर 1, उसका जो स्ट्रक्चर जो है, कोड जो है उसको लेकर के बात होती है डिफरेंट डेफिनेशंस के अंदर, और दूसरा कम्युनिकेशन की बात होती है. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लैंग्वेज की किसी परिभाषा में कम्युनिकेशन या इससे रिलेटेड कोई शब्द जो है वो ना हो. इसीलिए हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है, एक व्हीकल है ना कम्युनिकेशन का. और ग्रामर क्या है, इसका मशीन है, एक इंजन है ना. टीचिंग ऑफ ग्रामर की बात हम कर रहे हैं. ग्रामर जो है आपका वो एक तरीके से इसका इंजन है, एक तरीके से इसकी मशीन है. दोस्तों, जिस तरीके से आपको किसी व्हीकल के अंदर, किसी साधन के अंदर जो है वो उसका इंजन जो है वो दिखाई नहीं देता है, मशीन जो है उसकी दिखाई नहीं देती है, ठीक इसी तरीके से ग्रामर जो है आपका इनबिल्ट जो है या अंदर से जो है वो अपना काम कर रहा होता है. विदाउट ग्रामर वी कैन नॉट एक्सपेक्ट वन टू स्पीक एंड राइट करेक्टली. बिना ग्रामर की जानकारी के हम ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो करेक्टली जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा. और जितने भी लिंग्विस्ट्स जो हैं उनका इस बारे में जो है मतभेद रहा है. कुछ लोगों को ये लगता है कि इस बात में कोई मतभेद नहीं है कि ग्रामर पढ़ाई जानी चाहिए या नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, बिल्कुल पढ़ाई जानी चाहिए. लेकिन इस बात को लेकर के मतभेद रहता है कि इसको पढ़ाने का तरीका क्या हो, इसको पढ़ाने की विधि क्या हो, इसको पढ़ाने का मेथडोलॉजी जो है वो क्या हो. इस बात को लेकर के उनमें विभेद जो वो रहते हैं. उसके बाद आपने जनरली इस स्टेटमेंट जो है उसको देखा है कि ग्रामर इज द सोल ऑफ ए लैंग्वेज. किसी भाषा की आत्मा होती है ग्रामर. यदि हम इंडियंस को दूसरी नेशनलिटीज के साथ में, दूसरे सिटीजन्स जो है उनके साथ में, दूसरे नेशंस के जो सिटीजन्स जो है उनके साथ में हम कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि इंडियन प्रोफेसर्स जो हैं उनकी फॉरेन में खास करके जो है ऐसे देश जहां पर इंग्लिश जो है 3rd लैंग्वेज या 2nd लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाई जाती है, तो वहां पर जो है हमें इंडियन प्रोफेसर्स जो हैं उनकी कदर जो है वो ज़्यादा ऐसा लगता है कि उनकी ज़्यादा डिमांड रहती है. इसके पीछे कारण ये है कि उनका ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव जो है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो है उनका ज़्यादा मजबूत रहता है और इसीलिए उनकी ज़्यादा डिमांड जो है वो रहती है. ग्रामर इज ए थ्योरी ऑफ ए लैंग्वेज. ग्रामर है क्या, है ना, किसी लैंग्वेज की थ्योरी है, किसी भाषा का सैद्धांतिक पक्ष है. ग्रामर किसी भाषा का सैद्धांतिक पक्ष है.
इट इज द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस। जब आप ये देखते हैं भी कोई सेंटेंस जो है, ठीक है, उसके अंदर वर्ड्स जो हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं। जैसे कोई आपका सेंटेंस जो है, इसमें वर्ड्स जो है वो आपके किस तरीके से जो है ऑर्गेनाइज्ड हैं, उसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है भाषा का, उसका सैद्धांतिक पक्ष जो है वो क्या है भाषा का, ये सारी चीजें जो हैं आप ग्रामर जो है उसके अंदर जो है वो जरूर देखते हैं। याद रखिए, हमारा मेन मोटिव जो है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि हम टाइप्स ऑफ ग्रामर जो है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और ज़्यादा जरूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जी हम देखें ग्रामर के बारे में कि ग्रामर डील्स विद द फंक्शंस ऑफ द वर्ड्स इन ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस में वर्ड्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, इसके बारे में जो है ग्रामर काम करता है। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन ग्रामर, हर भाषा का अपना एक ग्रामर होता है ना, हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। हिंदी का अपना व्याकरण है, इंग्लिश का अपना व्याकरण है, फ्रेंच, जर्मन, इन सब का अपना व्याकरण है। और कहीं ना कहीं जो है हम देखें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं डिफरेंट लैंग्वेजेज में। अगर जो हम हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, और हिंदी और इंग्लिश जो है उन दोनों की ग्रामर जो है उसको हम देखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपस में कॉमन है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में कॉमन नहीं है। दोस्तों, जब हम टाइप्स ऑफ ग्रामर को पढ़ेंगे तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा यूनिवर्सल ग्रामर का, और इस यूनिवर्सल ग्रामर के कॉन्सेप्ट जो है उसको दिया था नोम चॉम्स्की ने। वो भी यही बात करता है कि एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन ग्रामर, हर भाषा जो है उसका अपना एक ग्रामर होता है ना। अगर जो हम हिंदी, इंग्लिश इनकी बात करें तो सबका अपना एक ग्रामर होता है। नॉलेज ऑफ ग्रामर इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर ए सेकेंड लैंग्वेज लर्नर देन टू ए नेटिव स्पीकर। आप हिंदी के नेटिव स्पीकर हैं, आपके लिए हिंदी बोलना, पढ़ना, लिखना आसान हो सकता है, और इसकी ग्रामर की जानकारी आपको नहीं भी है तो भी आप अच्छे से हिंदी बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, सुन लेते हैं। लेकिन यदि हम बात करें, ठीक है, कि आप यदि एक सेकंड लैंग्वेज लर्नर है ना, यानी आपकी भाषा जो है वो नेटिव नहीं है, आप नेटिव स्पीकर नहीं है, इंग्लिश आपकी भाषा नहीं है, आप नेटिव स्पीकर नहीं है, तो आपके लिए ग्रामर ज़्यादा जरूरी हो जाता है बजाय कि उस व्यक्ति के जो नेटिव स्पीकर हैं। कई बार जो लोग टीचिंग ऑफ ग्रामर जो है उसको लेकर के अपना ये मत देते हैं कि ग्रामर को जो है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं दी जानी चाहिए। आपने CLT में भी जो है देखा था, वो लोग जो हैं शायद इस तथ्य को लेकर के बात करते हैं कि हमें हिंदी तो आती है लेकिन हिंदी की ग्रामर नहीं आती है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ग्रामर लैंग्वेज को सीखने के लिए जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ग्रामर जो है किसी भाषा को सीखने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन किसी भाषा को करेक्टली जो है सही तरीके से बोलने और लिखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर एक चीज़ जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये कि लैंग्वेज जो है खास करके नेटिव अगर जो स्पीकर हैं तो शायद उसके लिए इतना जरूरी जो है वो नहीं होगा जितना जरूरी इस चीज़ के लिए होगा कि यदि वो सेकंड लैंग्वेज लर्नर है। द वर्ड ग्रामर है ना, अच्छा क्वेश्चन जो है वो आप बन सकता है, इज डिराइव्ड फ्रॉम। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी एटमोलॉजी जो है उसको लेकर के, ग्रामर शब्द जो है उसकी उत्पत्ति को लेकर के, इसकी एटमोलॉजी जो है उसको लेकर के बात कर रहे हैं। द वर्ड ग्रामर इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, है ना, ग्रामेटिक टेक्निक, इस शब्द से लिया गया और इसका मीनिंग होता है द आर्ट ऑफ लेटर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, RPSC जो है उसके अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। RPSC के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि ग्रामर जो है वो आपका कहाँ से लिया गया है शब्द। ग्रामर जो है कौन सा वर्ड है, ग्रामर ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है आर्ट ऑफ लेटर्स। आर्ट ऑफ लेटर्स, आर्ट यानी विधा, यानी कला, यानी विधा, है ना, आर्ट ऑफ लेटर्स, है ना, माने लेटर्स जो है उनका आर्ट जो है वो आपका ग्रामर जो है वो कहलाता है। तो आप इस चीज को जो है वो ध्यान रखेंगे, इसकी एटमोलॉजी जो है उसको लेकर के। एज ऑलरेडी टोल्ड यू, हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जो है उसको तैयार करते हैं ताकि एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। द मीनिंग ऑफ ग्रामर इज डिफरेंट, ठीक है, थिंग्स टू डिफरेंट पर्सन। द मीनिंग ऑफ ग्रामर इज डिफरेंट, ठीक है, टू डिफरेंट पर्सन्स। अलग अलग लोगों के लिए ग्रामर का मतलब अलग अलग जो है होता है,
ठीक है, किसी के लिए ये है कि सिर्फ करेक्ट और इनकरेक्ट, जैसे ऑर्डिनरी मैन की बात हो रही है, हम भी ऑर्डिनरी हैं, हमारे लिए ये है। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि करेक्ट और इनकरेक्ट लैंग्वेज है ना, या उसको हम देख सकें भी भाषा करेक्ट है या नहीं है, उसके लिए ग्रामर जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी परिभाषा दी है, इट इज द सम ऑफ टोटल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द लैंग्वेज। माने किसी भाषा के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, है ना। सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है कि लैंग्वेज और ग्रामर, इन दोनों में से सबसे पहले कौन आया? उदाहरण है लैंग्वेज, या इसका उत्तर है लैंग्वेज। क्यों? जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। लैंग्वेज पहले आई ऐसा थोड़ी ना हुआ था कि किसी गांव के सरपंच ने जो एक मीटिंग बुलाई और फिर उनके गांव वालों को कहा कि बेटा ऐसा करना, तो यू के साथ आर लगाना, है ना, और ही के साथ इज लगाना, दे के साथ आर लगाना, इन बातों का ध्यान रखना, है ना, और ये नियम हमने बना दिए हैं, इसको हमने लिख दिया है, अब ये सारे के सारे नियम फॉलो करने हैं। नहीं, सबसे पहले जो है हुआ क्या होगा, आप थोड़ा इसको साइंटिफिकली लॉजिकली देखिए। भाई दो लोग आपस में बात कर रहे होंगे, तीसरे व्यक्ति ने उनकी बात को सुना होगा और फिर उसने जो है वहां से रूल्स बनाना शुरू किया होगा कि ये ही के साथ इज लगाते हैं, दे के साथ आर लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं। उसने तीसरे ने रूल बना दिए। जहां उसको लगा कि रूल बन रहा है वो रूल हो गया, जहां उसको लगा कि रूल नहीं बन रहा है वो अपवाद हो गया, एक्सेप्शन हो गया। क्या हो गया? एक्सेप्शन। माने ग्रामर कैसे इवोल्व हुआ होगा, ग्रामर की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? ग्रामर की उत्पत्ति कुछ ऐसे हुई होगी कि भाई दो लोग आपस में बात कर रहे थे और उसके बाद में तीसरे ने उनको सुना, और तीसरे ने जब उनको सुना तो उसने क्या किया, उसने एक तरीके से जो वो कैसे बात करते हैं उसको देखा, एनालाइज किया, है ना, और फिर ये देखा कि ये लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, और जब ऐसे ऐसे बोलते हैं, जब उसको रूल बन गया कोई, तो उसने कह दिया कि ये इसका रूल है। जब उससे रूल नहीं बना तो उसने कह दिया कि ये एक्सेप्शन है। बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं इंग्लिश के अंदर, आपको मालूम है। तो जो रूल नहीं बन पाते हैं वो आपके एक्सेप्शंस जो हैं वो बन जाते हैं। ग्रामर जो है उसकी डेफिनेशंस की अगर जो हम बात करें, है ना, डेफिनेशंस ऑफ ग्रामर जो है उसकी अगर जो हम बात करें, तो आप ये देखिए कि इन द एग्जामिनेशन यू माइट बी आस्क्ड द डेफिनेशन ऑफ द ग्रामर। अब तक हमने जो है मेन चीजें करी हैं, उनमें सबसे पहले हमने ये देखा आरपीएससी के अंदर 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो इन चारों टॉपिक्स में से आते हैं, टीचिंग ऑफ पोइट्री, प्रोज, ग्रामर, कंपोजिशन। और इन चारों में से 4 टॉपिक हैं, 3 क्वेश्चंस आते हैं, कई बार 3 आते हैं, कई बार 4 आते हैं, जनरली 3 आते हैं। और ग्रामर जो है, टीचिंग ऑफ ग्रामर जो है उसको लेकर के पक्का क्वेश्चन आता है। और टीचिंग ऑफ ग्रामर में भी जो है आपका इसके टाइप्स ऑफ ग्रामर्स जो है उसको लेकर के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछा जाता है, नंबर 1। फिर हमने देखा भी ग्रामर है क्या। ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर एक सेट ऑफ रूल्स है ना, जो समय के साथ साथ डेवलप होते हैं, समय के साथ साथ जो है वो डेवलप होते हैं, इवन चेंज भी होते हैं। समय के साथ साथ डेवलप होते हैं, इवन चेंज भी होते हैं। जैसे पहले आज से 50 साल पहले जो है आपने सुना होगा कि हम जो है वो बोलते थे कि whom do you know here, whom do you know here, ये एक एक्सप्रेशन था, नो हेयर, तुम यहां किसको जानते हो, है ना। और आज हम जो है इसको whom do you know here को who do you know here भी जो है वो बोलते हैं, who do you know here, यानी whom जो है वो आपका who में रिप्लेस हो गया है समय के साथ साथ। आज से, है ना, मैंने एक एनेक्डोट जो वो पढ़ा, रीडर्स डाइजेस्ट जो वो एक मैगजीन चलती थी, और रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन जो है उसके एडिटर ने अपने एडिटोरियल में एक बार लिखा था। क्या लिखा था? उन्होंने ये लिखा था कि आजकल हम ग्रामर जो है वो अपने आप में एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ये समय के साथ साथ चेंज होता है। वो बोलते हैं कि अगर जे आज से 50 साल पहले जब मैंने काम करना शुरू किया था, और अगर जे मैं whom do you know here को who do you know here लिख देता तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता, ठीक है, क्योंकि उस समय ये चीज गलत थी। लेकिन अब ये चीज सही है, हम whom की जगह पर who भी यूज कर लेते हैं। दोनों ही एक्सप्रेशन आज के समय में सही माने जाते हैं, और इसकी बात हमने एक्टिव पैसिव के अंदर, वॉइस के अंदर की थी। खैर,
ये तो हुई बात कि ग्रामर डायनामिक है। हमने देखा कि ग्रामर जो है उसकी एटमोलॉजी जो है वो क्या है, मतलब उत्पत्ति क्या है। ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है द आर्ट ऑफ लेटर्स। हमने ये देखा कि ग्रामर जो है वो कैसे डेवलप हुआ समय के साथ साथ। इसके साथ साथ अब हम ये देख रहे हैं इसकी डेफिनेशंस जो है, मैंने 5 या 7 डेफिनेशंस जो है उसी लिंक से, उसी आर्टिकल से जो ली हैं, जो मैंने आपको पहले दिया था। ये डेफिनेशंस जो है बहुत ही अच्छी हैं और खास करके इन डेफिनेशंस को देने वाले लोग जो हैं वो बड़े नाम हैं, बड़े लिंग्विस्ट हैं। आपसे मैं यहां पर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ग्रामर की कुछ और डेफिनेशंस भी सर्च कर सकते हैं नेट पर, और वहां उस डेफिनेशन को सिलेक्ट करते समय आप क्या देखेंगे। नंबर 1, वो डेफिनेशन अट्रैक्टिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, है ना, आई कैचिंग होनी, आई उसका जो है आई कैप्टिवेटिंग होना चाहिए, मतलब देखते ही लगे कि हाँ ये पूछा जा सकता है। नंबर 1, संक्षिप्त हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा उससे जुड़ा हुआ कोई नाम, सपोज करिए मैंने यहाँ पे नोम चॉम्स्की को लेकर के एक भी डेफिनेशन नहीं लिखी है। सपोज करिए कि आपको कोई ऐसी डेफिनेशन मिलती है जो नोम चॉम्स्की ने दी, तो ऑब्वियस है कि वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यदि कोई बड़ा लिंग्विस्ट जो है उससे जुड़ा हुआ है, और बड़ा लिंग्विस्ट का पता कैसे चलेगा, पढ़ने से। जब बार बार आप चीज़ों को पढ़ते हैं, नेट से पढ़ते हैं, इधर से पढ़ते हैं, उधर से पढ़ते हैं, अच्छी बुक से पढ़ते हैं, तब आपको जो है पता चलता है कि हाँ ये एक जाना पहचाना नाम है। क्यों, आप जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसके अंदर जो है वो पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो है वो इसको डिफरेंट जो नेम्स हैं, चाहे वो स्किनर है, पाउलो है, तो ये बड़े नाम हैं। इनसे रिलेटेड अगर जो कोई डेफिनेशन आपको मिलती है तो आप उसको जरूर जो है वो अपने नोट्स में इंक्लूड करें। फिलहाल गॉर्डन ने क्या कहा था, बड़ा नाम है। ग्रामर इज द बॉडी ऑफ इंपेरिकल रूल्स विच एक्सप्लेन एंड रेगुलेट्स द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंटेंसेस, है ना। ग्रामर इज द बॉडी ऑफ इंपेरिकल रूल्स, है ना। इंपेरिकल रूल्स जो है उनकी एक बॉडी है जो स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करती है, रेगुलेट करती है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है, ग्रामर इज नॉट ए कोड ऑफ रूल्स, है ना, इट इज लाइक एटिकेट एंड टेबल मैनर। ग्रामर की तुलना एटिकेट और टेबल मैनर से की है। ऐसा क्यों कहा है उसने, ग्रामर इज नॉट ए कोड। अगर जो वो कोड होता, है ना, तो वो डायनामिक नहीं होता, ठीक है। कोड का मतलब, कोड कुछ भी हो सकता है। कोड आपका जो है एक तरीके से जो है एक लेटर हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है, जेस्चर हो सकता है, कुछ भी, है ना। लेकिन यहां पे देखने वाली बात है कि ग्रामर को क्या कहा गया है, एटिकेट और टेबल मैनर, क्योंकि ये चेंज होते हैं। एटिकेट्स और टेबल मैनर्स जो है वो भी आपके समय के साथ साथ चेंज जो है वो होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कन्वेंशंस, इट समराइजेज व्हाट इज डन बाय कल्चरल पीपल्स एंड लाइक एटिकेट इट इज स्टेट ऑफ कांस्टेंट चेंज। जिस तरीके से एटिकेट्स जो होते हैं ना वो आपके स्टेट ऑफ कांस्टेंट चेंज होते हैं, मतलब बदलते रहते हैं। एटिकेट्स जो होते हैं ना वो बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए पहले ये कहा जाता था कि जैसे आप 2 लोग खड़े हैं, ठीक है, और बात कर रहे हैं, अब 2 लोग और आ गए, तो एटिकेट्स पहले क्या कहते थे, पहले ये कहते थे भी 2 लोग आए हैं, एक पुरुष और एक महिला, तो आप महिला का इंट्रोडक्शन पहले करवाएं। आप जैसे आप हैं, आपके परिचित हैं, इसके परिचित नहीं है, तो आप उन दोनों में से किसका परिचय पहले करवाएंगे, महिला का, है ना। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जो है अब ये माना जाने लगा कि ये एक जेंडर सेंसिटाइजेशन का मुद्दा है। जरूरी नहीं है कि आप महिला का इंट्रोडक्शन पहले करवाएं, पहले आप उनमें से जो आपके पास है ज्यादा उसका इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। माने समय के साथ साथ एटिकेट्स भी चेंज होते हैं। तो ग्रामर की तुलना जो है एटिकेट्स जो की गई हैं, एटिकेट्स जो है उससे की गई हैं, टेबल मैनर्स जो है उससे की गई है, क्योंकि इट इज सब्जेक्टेड टू चेंज। ग्रामर बदलता है, ग्रामर इज डायनामिक, ग्रामर जो है वो डायनामिक है। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दे के बताया कि किस तरीके से जो है रूल्स जो है वो बदलते रहते हैं। कल मैं बच्चों से बात कर रहा था कि इफ वी जस्ट कंपेयर द 2 बुक्स ऑफ ग्रामर, वन इज रेनन मार्टिन, द अदर इज थॉमसन मार्टिनेट। अगर जो हम उसको देखें तो रेनन मार्टिन इंग्लिश ग्रामर, यानी वो रेनन मार्टिन का ग्रामर है, उसने रूल्स ऑब्जर्व किए, उसका ग्रामर है। और जब थॉमसन एंड मार्टिनेट की बात करें और रेनन मार्टिन इंग्लिश ग्रामर की बात करें, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर की बात करें, तो इन दोनों में क्या फर्क है कि रेनन मार्टिन का जो ग्रामर है वो पुराना है, ओल्ड है, ठीक है, जबकि थॉमसन एंड मार्टिनेट में जब आप एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स और ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो वहां पर आपको
ऐसी ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो शायद आपको रेड एंड मार्टिन में ना मिले। वहां पर एक्सप्रेशंस जो है उनको टारगेट किया जाता है। वहां पर आर्टिकल्स पढ़ाते समय जो ट्रेडिशनल रूल्स जो हैं वो तो बताए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है जितने भी एक्सेप्शंस जो होते हैं उनको क्लैरिफाई करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ एक्सप्रेशंस बताए जाते हैं, है ना, कि ए ग्रेट मैनी क्या होता है ना, और इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं जो मतलब आप सोचेंगे कि अच्छा इस कारण से यहाँ पे आर्टिकल जो है वो लगा है। उदाहरण के लिए आप बोलते हैं गिव ईयर, एक ईडियम है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो एज इट इज लर्न करवाए जाते हैं थॉमसन मार्टिनेट में। आपने कहा कि आई गेव ईयर टू व्हाट ही सेज, मैंने सुना उसको, उसने क्या कहा। अब यहां पर हम ये देखें आई गेव ईयर, तो इसका मतलब हम ईयर से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, है ना। वी कांट से आई गेव एन ईयर, हम कहेंगे आई गेव ईयर, मैंने सुना, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, वो ट्रेडिशनल ग्रामर में उतने अच्छे तरीके से क्लियर नहीं किए जाते हैं जितने अच्छे तरीके से जो है उसको इनफॉर्मल ग्रामर के अंदर जो है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर क्लियर किया जाता है। तो आई मीन टू से कि ग्रामर एवर चेंजिंग है, कॉन्स्टेंट चेंजिंग। और इसी डॉक्टर वेस्ट की जो डेफिनेशन है, अब बताओ नाम इतना बड़ा है डॉक्टर वेस्ट, और इन्होंने अगर जो ग्रामर की तुलना एटिकेट से की है तो अपने आप में जो है वो जरूरी है। क्यों की है एटिकेट से, बताओ। इसलिए की है क्योंकि एटिकेट्स जो होते हैं वो एवर चेंजिंग होते हैं, बदलते रहते हैं, और इसी तरीके से समय के साथ साथ ग्रामर जो है वो भी चेंज होती रहती है और होनी चाहिए। यदि हम रेड एंड मार्टिन की बात करें, थॉमसन मार्टिनेट की बात करें, माइकल स्वान की बात करें, है ना, या जो है दूसरी जो लिंग्विस्ट हैं यूनिवर्सिटी इंग्लिश ग्रामर को लिखने वाले, उनकी बात करें तो हम ये देखते हैं कि उनका ग्रामर बिल्कुल अलग है। आज जो ग्रामर आपको यहाँ पर अच्छे जो लेखक हैं उनके द्वारा जो है वो दिखाई जाती है, बताई जाती है, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग तरीके से जो वो उसको डील करते हैं। ग्रामर प्रेजेंट्स द फैक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज अरेंज्ड अंडर सर्टेन कैटेगरीज, कुछ कैटेगरीज बना दी, कुछ फैक्ट है ना, कैटेगरी बना दी, टेंस, कंडीशनल, क्वेश्चन टैग, कमेंट टैग, ठीक है, वॉइस, नरेशन, ये कैटेगरीज बना दी। एंड डील्स ओनली विद व्हाट कैन बी ब्रोट अंडर जनरल लॉज एंड स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ जनरल रूल्स। उसके अंदर जो आता है, ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर को किस में पैसिवाइज करेंगे, कौन से स्ट्रक्चर को, कौन सी चीज को किस में करेंगे, तो एक कैटेगरी बना करके उसके रूल्स बना दिए जाते हैं। और ये कहा है थॉमसन ने। थॉमसन जो है वो भी एक बड़ा नाम है, उन्होंने इसको कहा है। नेक्स्ट है ग्रामर इज द प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ ए लैंग्वेज, इट्स एनाटॉमी, एनाटॉमी यानी संरचना, प्रैक्टिकल एनालिसिस है किसी भाषा का, और ये भी डॉक्टर वेस्ट ने कहा है, ये भी डॉक्टर वेस्ट ने कहा है ना। एटमोलॉजिकली इट मींस द स्टडी ऑफ लेटर्स, हम ये बात कर चुके हैं। बेलार्ड ने कहा था इट इज द स्टडी ऑफ लेटर्स, है ना। मैं 100% श्योर हूं कि यदि आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा आरपीएससी के द्वारा एग्जाम में कि एटमोलॉजिकली ग्रामर इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, लेटर्स, आप में से कोई भी जो है ना लेटर्स की बात नहीं करेगा, 100% श्योर। आप सेंटेंस की बात करेंगे, आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे, आपको लगेगा कि, है ना, एक वर्ड जो है जो एक लेटर से बनता है, लेटर से बनता है, कई सारे लेटर से बनता है, वो कैसे ग्रामर की श्रेणी में आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। एटमोलॉजिकली जो है आपका ग्रामर का मतलब होता है द आर्ट ऑफ लेटर्स, और यही बात बेलार्ड जो उसने कही है, इट इज द साइंस दैट लाइज बिहाइंड द आर्ट ऑफ लिटरेचर एंड द कंपोजिशन। आर्ट ऑफ लिटरेचर एंड कंपोजिशन जो उसके पीछे का विज्ञान है, ठीक है। प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ ए लैंग्वेज, डॉक्टर वेस्ट, है ना। और इसके साथ साथ ऊपर जो है एक जो है ए बॉडी ऑफ इंपेरिकल रूल्स, है ना, गॉर्डन, है ना, इज नॉट ए कोड, ये कोड नहीं है, इट इज समथिंग लाइक एटिकेट, इट इज समथिंग लाइक टेबल मैनर्स। तो ये कहना है इनका जो है वो। All the above definitions of the grammar concluded that grammar consists of certain rules, बस, है ना। ग्रामर जो है उसमें कई सारे रूल्स जो है वो रहते हैं जिनको आप स्टडी जो है वो करते हैं। क्या एम्स क्या होते हैं आपसे पूछेंगे, व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर इन द क्लासरूम, स्पेशली फॉर ए सेकंड लैंग्वेज लर्नर। क्या एम्स रहते हैं? टू डेवलप द एबिलिटी टू राइट एंड स्पीक करेक्टली। सबसे बड़ा एम तो ये होता है कि भी करेक्टनेस जो है, ठीक है, करेक्टली जो है आपका
वो कैसे जो है बोला जाए, लिखा जाए किसी भाषा को, ये सबसे बड़ा एम रहता है। टू डेवलप स्टूडेंट्स, है ना, इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, स्टूडेंट्स इनसाइट्स, स्टूडेंट्स जो है उनकी इनसाइट को डेवलप करना, इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर्स जो है उसके प्रति उसकी इनसाइट को डेवलप करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव जो रहता है। भाई कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में इनसाइट डेवलप करना। टू डेवलप ए साइंटिफिक एटीट्यूड, लैंग्वेज के प्रति साइंटिफिक एटीट्यूड जो है उसको डेवलप करना, लैंग्वेज जो है उसके प्रति साइंटिफिक एटीट्यूड जो है उसको डेवलप करना। टू इनेबल द पीपल्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज लॉजिकली एंड करेक्टली, फिर लॉजिकली, एनालिटिकली, करेक्टली, ये सब आता है। टू टीच ग्रामर एज ए रूल गवर्नड बिहेवियर एंड नॉट एज मेयर रोट लर्निंग, सिर्फ मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग जो है वो, है ना, इसके जरिए नहीं, रूल गवर्नड बिहेवियर डेवलप करना है। ठीक है, हमें आपने सुना होगा, है ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं खास करके आर्टिकल्स में, डिटरमिनर्स में, है, आप उनको कर देते हो। ठीक है, क्योंकि आपने एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ होता है, आप उनको कर देते हो। जब आपसे कोई पूछता है कि ये कैसे किया, यार मेरे को नहीं पता, जच रहा था इसलिए कर दिया, तो जब जच रहा होता है और कर देते हैं वो जनरली सही होता है, लेकिन कई बार जो जच रहा है वो गलत भी हो रहा है, इजंट इट? कई बार जो चीज़ जच रही होती है वो गलत भी हो जाती है, क्योंकि जरूरी है कि आपका जो बिहेवियर हो, लैंग्वेज बिहेवियर हो, वो रूल गवर्नड हो, है ना। टू इनेबल द पीपल्स टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर थ्रू यूज एंड प्रैक्टिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, यूज एंड प्रैक्टिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, है ना। तो सबसे बड़ी बात जो है, ये अब तक जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि करेक्टली जो है वो, एनालिटिकली जो है वो, लॉजिकली जो है चीजों को डेवलप करना, ये ग्रामर का है। टू डेवलप द स्टूडेंट्स मेंटल एबिलिटीज ऑफ रीजनिंग एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, स्टूडेंट की जो मेंटल एबिलिटीज जो है आपकी, है ना, रीजनिंग की, उनको डेवलप करना। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एसिमिलेट द करेक्ट पैटर्न्स ऑफ द लैंग्वेज, करेक्ट पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज जो है उसको एसिमिलेट करना, उनको सीखना जो है। मोर और लेस, अब तक हमने जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े उनमें सबसे बड़ी बात जो निकल करके आती है वो यही आती है कि स्टूडेंट को एनालिटिकली लैंग्वेज का जो है वो ज्ञान देना, स्टूडेंट्स जो है वो करेक्ट लिख सके ये देखना, स्टूडेंट लॉजिकल रीजनिंग के साथ कर सके ये देखना, लैंग्वेज जो है उसको रूल गवर्नड बिहेवियर स्टूडेंट का जो हो लैंग्वेज के प्रति डेवलप करना, ये सारी चीजें इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्यों क्लासरूम में ग्रामर को पढ़ाया जाना चाहिए, आपको इसको लेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ग्रामर। ठीक है, जाहिर सी बात है, पोइट्री में आप बोलते थे टू गिव द एस्थेटिक प्लेजर, तो यहां पर अगर जो चौथा ऑप्शन होगा टू गिव द एस्थेटिक प्लेजर, तो वो आपका सही ऑप्शन नहीं होगा। अब ये आती है आपकी असली बात, समझे, इसको बोलते हैं असली बात, टाइप्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के जो टाइप्स हैं या उसको पढ़ाने के जो मेथड्स हैं, ये आपका, जैसे आप बोलते हो कि ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, आप बोलते हो कि भाषा की आत्मा ग्रामर है, लेकिन मैं ये कहता हूं टीचिंग ऑफ द सोल ऑफ टीचिंग ऑफ ग्रामर इज द टाइप्स ऑफ ग्रामर। समझ रहे मेरी बात को? द सोल ऑफ टीचिंग ऑफ ग्रामर इन द क्लासरूम फॉर ए सेकेंड लैंग्वेज लर्नर इज द टीचिंग ऑफ टाइप्स ऑफ ग्रामर। मतलब हमने अब तक जो कुछ पढ़ा उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। भाई ग्रामर कितने टाइप की होती है, नंबर 1, और ग्रामर को पढ़ाने का मेथोडोलॉजी जो वो क्या रहता है, ये 2 चीजें जो है मैं आपको बताने वाला हूं। और उसके बाद हम एक क्विज भी करेंगे, देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आप उसके सही कर पाते हैं, या फिर जो आरपीएससी के जो क्वेश्चंस थे उनको करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो है हम ये देख लें कि जो टर्म्स जो हैं उनको आप हमेशा याद रखें कि प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है, ट्रेडिशनल ग्रामर जो है, फॉर्मल ग्रामर है, प्रेस्क्रिप्टिव, ट्रेडिशनल, फॉर्मल, है ना, ये सब एक ही है। डेस्क्रिप्टिव, फंक्शनल, इंसिडेंटल, इनफॉर्मल, ये एक ही है। स्कॉलरली ग्रामर ये एक ही है। स्ट्रक्चरल ग्रामर ये एक है। ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर जो है ये एक ही है, ठीक है। और कई बार
कुछ और टर्म जो है वो भी यूज करते हैं। जैसे एक टर्म हम यूज करते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर जो है, एक टर्म हम यूज करते हैं कंपैरेटिव ग्रामर। क्या है? कंपैरेटिव ग्रामर। और एक टर्म जो है वो हम यूज करते हैं इसके अंदर जो है आपका कोग्निटिव ग्रामर। कोग्निटिव ग्रामर। हमें ये देखना है कि ये जो टर्म्स जो हैं वो भी किसको अप्लाई होती हैं, ये भी हमें देखना है। पहले तो अपने को पता होना चाहिए भी प्रेस्क्रिप्टिव, ट्रेडिशनल, फॉर्मल ये क्या होती हैं, डिस्क्रिप्टिव, फंक्शनल, इंसिडेंटल, इनफॉर्मल ये क्या होती हैं, स्कॉलरली ग्रामर क्या होती है, स्ट्रक्चरल ग्रामर क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, है ना। ये टर्म भी आपका आरपीएससी के अंदर जो है वो पूछा गया था। जरा देखिए आप इसको, जो बिगनिंग के अंदर हमने लिखा है, ठीक है। ये देखो पहला ही प्रश्न जो मैंने, ये आरपीएससी के अंदर आया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, स्ट्रक्चरल ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर, है ना। ये सारे की सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो आपकी लगभग जो है वही है। कई बार तो मुझे डाउट होता है कि जो लिंक मैंने आपको दिया है उसी लिंक को देख करके आरपीएससी के अंदर क्वेश्चन जो आज तक बने हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये आपके टर्म्स हैं, है ना, ये भी टर्म्स हैं। नोट्स में आपके ये टर्म्स नहीं दी हुई हैं, लेकिन आज हम इनको भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है आपका प्रिस्क्रिप्टिव, ट्रेडिशनल, फॉर्मल ग्रामर। ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव, ट्रेडिशनल, फॉर्मल ग्रामर। दोस्तों ट्रेडिशनल ग्रामर या फॉर्मल ग्रामर जो है या प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर एक ही बात है। आज तक, इसको समझने के लिए बता रहा हूं, आज तक आप जिस तरीके से ग्रामर पढ़ते आए हैं अपने क्लासरूम में एज ए सेकेंड लैंग्वेज लर्नर, इवन मेरी क्लास में, वो आपका प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर है, ट्रेडिशनल ग्रामर है, फॉर्मल ग्रामर है। इस चीज को याद रखना है आपने। बस अब ये हो गया जो मैंने बता दिया ना कि भी आज तक आप किस मेथड या किस तरह की ग्रामर आप पढ़ते आए हो, तो वो ट्रेडिशनल ग्रामर है जो आप अपने क्लासरूम में पढ़ते हो। कैसे? इट इज द ट्रेडिशनल और फॉर्मल ग्रामर विच टाइज द लैंग्वेज विद रूल्स एंड लेट इट नॉट फ्लोरिश ऑन इट्स ओन विद द चेंज विच इज द नेचर ऑफ द लैंग्वेज। इसमें चेंजेस की कोई जगह नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को? इसमें चेंजेस जो है उसकी कोई जगह नहीं। आप बचपन में क्लासरूम में जिस तरीके से ग्रामर पढ़ते थे उसी तरीके से आप इसको करते आए हैं, है ना। नंबर वन, ये जो है चेंज जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ये ग्रामर जो है, प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है, इट इज द ट्रेडिशनल और इनफॉर्मल ग्रामर। आपने देखा होगा कि रेनन मार्टिन के अंदर कई जगह पर जो है वो लिखा होता है, ठीक है, कि भी आजकल ऐसा जो है वो नहीं करते हैं। द यूज ऑफ शैल इज नाउ ए डेज प्रोहिबिटेड। तो फिर बता क्यों रहे हो, फिर बता क्यों रहे हो? तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो ग्रामर जो है वो सिर्फ रूल्स जो है उसकी बात करता है। लेट इट नॉट द फ्लोरिश ऑन इट्स ओन। भाषा को फ्लोरिश नहीं होने देता है, बढ़ने नहीं देता है। लैंग्वेज इज ए डायनामिक एस्पेक्ट, और ये समय के साथ साथ जो है अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लेती हैं, बहुत सारे बदलाव लेती हैं, बहुत सारी चेंजेस लेती हैं, बहुत सारे बदलाव लेती हैं, लेकिन ये उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है ना। दिस टाइप ऑफ ग्रामर इज ऑल्सो कॉल्ड एज थियोरेटिकल ग्रामर। लो, एक नाम और दे दिया है, ये आपका थियोरेटिकल ग्रामर भी कहलाता है ना। प्रेस्क्रिप्टिव, ट्रेडिशनल, फॉर्मल, थियोरेटिकल। आप सोचेंगे पता नहीं कितनी तरह की ग्रामर होती है, बहुत कम तरह की होती है, बस समझने की देर है। हम आरपीएससी के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनको भी करेंगे, है ना। तो देखिए आप आगे कहता है ना, यानी ये फॉर्मल ग्रामर है, फंक्शनल ग्रामर है, ठीक है, बुक का सहारा लेती है, ठीक है। इट लेज इम्फेसिस ऑन ओनली रूल्स एंड फॉर्म्स रादर देन ऑन फंक्शंस। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा रूल है कि भाषा के अंदर रूल्स एंड फॉर्म्स की बात करती है, उनके फंक्शंस और उनके एप्लीकेशंस की बात नहीं करती है। उनके फंक्शंस और उनके एप्लीकेशन की बात नहीं करती है भाई। मैं आपको अभी ले चलूंगा ऑनलाइन क्विज की तरफ, और आप देखना उसके अंदर किस तरह से दड़ दड़ करके आप उत्तर देते हो, है ना। इट लेज एम्फेसिस ऑन रूल्स एंड फॉर्म्स रादर देन ऑन फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशंस। ये सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस की बात करती है, एप्लीकेशन की बात नहीं करती है, फंक्शन की बात नहीं करती है। इस तरह का जो ग्रामर है, करती है नहीं, करता है। इस तरह का जो ग्रामर है वो एप्लीकेशन और फंक्शन की बात नहीं करता है।
इन दिस वे ग्रामर इज टोट फॉर द सेक ऑफ ग्रामर, भाषा को, ग्रामर को सिर्फ ग्रामर के लिए पढ़ाया जाता है। दिस टाइप ऑफ ग्रामर इग्नोर्स द अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ एजुकेशन। अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन है ना, खुद से कुछ करना, चीजें स्पॉन्टेनियसली डेवलप होना, वो नहीं होने देता। इट ओनली फुलफिल्स द कोग्निटिव डोमेन ऑफ एजुकेशन। यहां पर ये देखो आप कोग्निटिव, आपको याद है जीटी मेथड में हमने इसको बताया था कि ये कोग्निटिव मॉडल के ऊपर बेस्ड है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आपको बताया था कि ये कोग्निटिव मॉडल के ऊपर बेस्ड है। जब हम सीएलटी तक पहुंचते हैं, जीटी के बाद डायरेक्ट मेथड से होते हुए एसओएस से होते हुए, जब हम एएलएम से होते हुए सीएलटी मेथड पर पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं कि ग्रामर पूरी तरह से बदल चुकी है। ये जो कोग्निटिव डोमेन है, ये सिर्फ रूल्स रेगुलेशन की बात करता है, फंक्शन की बात नहीं करता है ना। ये इंटेलेक्ट को फुलफिल करता है, एप्लीकेशन की बात नहीं करता है। इस तरह का ग्रामर जो है, और चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है, चेंज की बात नहीं करता है। तो ये आपका किस तरह का ग्रामर है? ये आपका ग्रामर जो है वो है प्रेस्क्रिप्टिव, ट्रेडिशनल, फॉर्मल ग्रामर। अभी एक क्विज करेंगे, आपको समझ में आ जाएगी बात जो हो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे। एप्लीकेशन की बात नहीं, अब बताओ ना आप, अब मैं बताऊं आपको, हमारे यहां से जी हेल्प से हर साल मिनिमम 50 मैक्सिमम 100 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, टीचर लगते हैं। और बड़ी विडंबना है कि उन लोगों को ग्रामर आती है, अच्छे से आती है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कैसे चुनना है, इतनी भयंकर प्रैक्टिस होती है कि नींद में भी चुन लेते हैं वो, क्योंकि टेस्ट के जरिए उनकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन यदि उन बच्चों को, अभी 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, और आपको मैं अगर जब मेरा मैसेज इनबॉक्स दिखाऊंगा नहीं, कि उनको जो है वो 15 अगस्त को अगर जो उनका हेडमास्टर, उनका प्रिंसिपल, उनके हेडमिस्ट्रेस उनको बोल दे कि आपको 15 अगस्त पे स्पीच देना है, या मेरी बेटी है 12th में, उसको स्पीच बोलना है इंग्लिश में, आप लिख के दे दो, तो वो उठा करके मेरे को मैसेज करेंगे, सर ये मेरे को स्पीच दे दी है, मैं कैसे लिखूं? क्योंकि उनको ग्रामर तो आती है। ये दुर्भाग्य है हमारा, आरपीएससी जिस तरीके से आपका सिलेबस जो डिजाइन करती है, कि वो बच्चा जो है ग्रामर तो सीख जाता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं आता है, उसको यूज कैसे करना है उसको नहीं आता है। तो ये इसका ड्रॉबैक है ट्रेडिशनल ग्रामर का, प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर का, कि वो एप्लीकेशन का जो पार्ट है, फंक्शन का जो पार्ट है, उसको वो भूल जाता है, उसको तवज्जो नहीं देता है, उसकी बात नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका डिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है ना, बीच में 2 स्लाइड और है, लास्ट में बात करेंगे उनकी। डिस्क्रिप्टिव, फंक्शनल, इंसिडेंटल, क्योंकि जब हमने यहाँ पे आपको पहली स्लाइड जो दिखाई थी, तो 2 नंबर पे देखो आप, डिस्क्रिप्टिव, फंक्शनल, इंसिडेंटल, फॉर्मल ग्रामर जो है, यहाँ पर ये जो ग्रामर है ये इसका बिल्कुल उल्टा है। पहले प्रेस्क्रिप्टिव था, अब देखो डिस्क्रिप्टिव आ गया है। ठीक है, प्रेस्क्रिप्टिव प्रेस्क्रिप्शन से बना है, जो डॉक्टर लिखता है। ठीक है, जो रूल्स हैं, है ना, बताता है आपको दवाई कब कब लेनी है, कितनी कितनी बार लेनी है, 3 बार लेनी है तो 3 बार ही लेनी है, 4 बार नहीं लेनी है। डिस्क्रिप्टिव जो है, ठीक है, प्रेस्क्रिप्टिव का उल्टा है। फंक्शनल है, वो फंक्शन की बात नहीं करता, ये फंक्शन की बात करता है। इंसिडेंटल है, ये ऑन द स्पॉट जो जैसे होते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनकी बात करता है। और इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल ग्रामर है, ये फॉर्मल नहीं है। ठीक है, इंसिडेंटल, इनफॉर्मल, फंक्शनल, डिस्क्रिप्टिव, ये सारा का सारा एक सा होता है, ये सारा एक सा होता है। दिस टाइप ऑफ ग्रामर इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल और इंसिडेंटल ग्रामर, ऊपर लिखा हुआ है। दिस टाइप ऑफ ग्रामर इज लर्न्ड बाय द स्टूडेंट्स क्वाइट अनकॉन्शियसली। आजकल जो एनसीईआरटी ने डिसाइड किया है ना, जैसे कोई आपका रिलेटिव है, कोई बच्चा है, भतीजा है, सीबीएसई बोर्ड के जरिए जब वो तैयारी करता है, इवन राजस्थान बोर्ड से भी तैयारी करता है। ठीक है, अब देखिए इतना चेंज आया है। आज से 20 साल पहले, आप में से भी यहाँ कई बड़े बुजुर्ग बैठे होंगे जिन्होंने ग्रामर जो है वो किस तरीके से किया है, उन्होंने ट्रेडिशनल मेथड में ग्रामर किया है। ठीक है, और ट्रेडिशनल मेथड में ग्रामर करने के कारण उसका एप्लीकेशन पार्ट नहीं जानते हैं।
लेकिन आजकल बच्चे जो हैं वो अनकॉन्शियसली जो है वो सीखते हैं, वो पहले लिखते हैं फिर सीखते हैं, फिर वो जो है यानी उनको आता है ग्रामर, अनकॉन्शियसली आता है, उनको रूल नहीं मालूम लेकिन उनको पता है कि ऐसा होता है। दैट इज कॉल्ड आपका फंक्शनल ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, इंसिडेंटल ग्रामर, है ना, उसको कहते हैं। उसको रूल नहीं पता है, अनकॉन्शियसली उसको पता है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। और जब एनसीईआरटी ने आज से लगभग 7-8 साल पहले 11th-12th के अंदर से ग्रामर जो है उसको जो इंपॉर्टेंस पहले थी वो हटा दी, अब ग्रामर आती ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि लेटर राइटिंग और लेटर और ऐसे और पैराग्राफ जो है वो आज भी लोग कहते हैं ये ग्रामर है। वो ग्रामर नहीं है, वो कंपोजिशन है, वो लिटरेचर का पार्ट है, कंपोजिशन का पार्ट है, ठीक है। वो ग्रामर नहीं है। कईयों को तो यही नहीं पता होता कर जी लेटर नहीं हुआ, हमारा ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ा है, वो ग्रामर थोड़ी ना है। ऐसा इसलिए है कि पहले ऐसा होता था कि आपका ट्रेडिशनल ग्रामर के जरिए जो पढ़ाया जाता, उस जमाने में जब हम पढ़ाने लगे थे, अंग्रेजी का अध्यापक, इंग्लिश का अध्यापक जो है उसके घर पर 11th-12th के बच्चों की भीड़ लगती थी, ठीक है। वो आप सोच नहीं सकते कि उसकी कदर कितनी होती थी, ठीक है। और 5-7 गंजे टकलों ने जो नियम बनाया, हालांकि अच्छी बात है, भाषा के लिए तो अच्छा है, लेकिन इंग्लिश टीचर्स के लिए बुरा था। उन्होंने ग्रामर का वो स्टेटस ही खत्म कर दिया। आजकल आपको 11th-12th में नंबर 1 ग्रामर को लेकर के कुछ नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो वो इस तरीके से डील किया जाएगा, फंक्शनली जो वो डील किया जाएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ग्रामर इज लर्न्ड बाय द स्टूडेंट्स क्वाइट अनकॉन्शियसली व्हाइल लर्निंग द लैंग्वेज। द मेन एम्फेसिस इज ऑन लेड ऑन फंक्शनल साइड ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। फंक्शन, एप्लीकेशन, इसकी बात करता है। इट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ द लैंग्वेज एज इट इज यूज्ड बाय इट्स नेटिव स्पीकर्स। बिहेवियर ऑफ लैंग्वेज एज इट्स, है ना, लैंग्वेज बिहेवियर की बात करता है ना। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर इज वेरी यूजफुल फॉर द यंग लर्नर्स। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अब बताओ उनको क्या लेना देना एक्टिव पैसिव से, नरेशन से, है ना, उनको यूज करना आना चाहिए। 10th क्लास में आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस तरीके से आप वॉइस करते हो एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, वो वैसे नहीं करते हैं। उसका यूज न्यूज़पेपर हेडलाइंस के जरिए उनको वॉइस सिखाया जाता है, ठीक है। मुझे लगता है वॉइस का तो नाम भी नहीं होता, क्वेश्चन के अंदर होता ही नहीं है। एक्टिव पैसिव शब्द तो वो करते ही नहीं है, वो तो वर्ब भरते हैं। यूजेज इज यूज्ड, वॉज ब्रोकन या ब्रेक्स, द विंडो ब्रेक्स या वॉज ब्रोकन, वो इस तरीके से करते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, एक्टिव का पैसिव बना रहा हूं, पैसिव का एक्टिव, उनको ये कहा ही नहीं जाता। क्वेश्चन के अंदर ऊपर लिखा ही नहीं, वो तो बस ब्लैंक्स दे देते हैं, इसको भरो। उसकी यहां पे अनकॉन्शियसली उसको भरता है कि क्या भरूं, ब्रेक्स भरूं, इज ब्रोकन भरूं, वॉज ब्रोकन भरूं, क्या भरूं। तो ये इस तरीके से आजकल, है ना, इवन एनसीईआरटी भी ये चाहता है, ठीक है। डिफरेंट बोर्ड्स जो हैं, सीबीएसई, आरबीएसई भी ये चाहते हैं कि ग्रामर जो है उसका फॉर्मल जो रूप है वो खत्म हो, इनफॉर्मली पढ़ाई जाए। कारण क्या था, फॉर्मल 20 साल पढ़ा के देख ली, न तो बंदे को लिखना आता है, न बोलना आता है। कितनी बड़ी बात है, शर्म की बात है मेरे लिए भी, कि अगर जो मेरा बच्चा जो स्कूल लेक्चरर लग गया, ग्रेड 2 लग गया, और उसके बाद वो लिख पढ़ नहीं पा रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, वो लिख नहीं पा रहा है, वो 10 लाइन इंग्लिश की नहीं लिख पा रहा है ना। और यदि आरपीएससी जो है उसने अपनी इस सिलेबस के अंदर शीघ्र बदलाव नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं कि ऐसे इंग्लिश टीचर्स की फौज तैयार होगी जो इंग्लिश को इस देश से बाहर कर देगी, बेड़ा गर्क कर देगी इंग्लिश का। जिस तरीके के टीचर्स हम तैयार कर रहे हैं, हम क्यों तैयार कर रहे हैं, आरपीएससी का पैटर्न ऐसा है। क्यों नहीं केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की तरह से जो है एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर जोर दिया जाता है, क्यों नहीं इंटरव्यूज की व्यवस्था की जाती है ना। आप कहेंगे कि इंटरव्यूज में करप्शन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसका तरीका ये नहीं है कि आप उससे बचने के लिए कोई ऐसा डिसीजन ले कि भाषा ही ना रहेगी नहीं। हम जैसे लोग जो हैं पूरा बेड़ा गर्क करने में लगे हुए इंग्लिश लैंग्वेज का, और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि 5-7 साल और अगर इस तरीके के क्वेश्चंस या सिलेबस जो वो जारी रहा, तो इंग्लिश का बेड़ा गर्क करने वालों में कुछ हिस्सा हमारा भी होगा, कुछ नाम हमारा भी होगा। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर इज वेरी यूज। कई लोगों को तो लग रहा है कि मास्टर क्या क्या बोलता रहता है, सही बोलता है ना, सही बोलता है।
Descriptive grammar is very useful for the young learners as they do not find any interest but a means to an end. उनको रूल से कोई लेना देना नहीं है, उनको एंड रिजल्ट चाहिए, उनको एप्लीकेशन चाहिए, उनको उस भाषा का यूज आना चाहिए. It overcomes the limitations of prospective grammar because it changes along the changes in the language. अब इसकी खासियत है, उसमें नहीं होता था, प्रेस्क्रिप्टिव में नहीं होता था. भाषा में जो चेंज होते हैं उसके साथ साथ ये उस चेंज को भी एक्सेप्ट करता है ना. whom do you know, who do you know, ये उस चेंज को भी एक्सेप्ट करता है. दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल और दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंटल. ठीक है, उनके क्या नाम थे भाई? उनके नाम क्या थे? उनके हैं प्रेस्क्रिप्टिव, ट्रेडिशनल, फॉर्मल, थियोरेटिकल. ये सब रूल वाले जो आपने पढ़ा है, कॉन्शियसली पढ़ा है, अनकॉन्शियसली नहीं पढ़ा है. ठीक है, जो एप्लीकेशन को नहीं जानता है, यूसेजेस जो उसको नहीं जानता है, उसको नहीं जानता है ना. स्कॉलरली ट्रेडिशनल ग्रामर ये क्या होती है? स्कॉलरली ट्रेडिशनल ग्रामर क्या होती है? दिस टाइप ऑफ ग्रामर वाज डेवलप्ड बाय द स्कॉलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी. इन डेवलपिंग इट दे यूज्ड बायोलॉजिकल रेफरेंसेस, क्रिटिकल इवोल्यूशंस ऑफ द वर्क predecessors, and through documentation by citations from English literature. It is full of diversity, but the second grammar is not influenced by it. School grammar is not in. ये बिल्कुल अलग तरह का होता है. जैसे स्कॉलरली ट्रेडिशनल ग्रामर है ना, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स होते हैं है ना. अभी आपकी लाइब्रेरी में भी हो सकता है ऐसी किताबें हों, ठीक है, जिसमें स्कॉलर्स अपना व्यू देते हैं है ना. रिसर्च पेपर्स जो है उसके अंदर इस तरह की ग्रामर के बारे में बात की जाती है. इवन आप किसी पोइम के अंदर भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स को ढूंढते हैं कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर है. तो स्कॉलरली ट्रेडिशनल ग्रामर भी रूल की बात करता है. हायर लेवल का ग्रामर होता है, स्कूल लेवल पे इसका कोई यूज नहीं होता है. ठीक है, इसको लेकर के कोई क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना बहुत कम है. मेनली आपका जो ग्रामर है वो प्रेस्क्रिप्टिव, ट्रेडिशनल, फॉर्मल होता है. दूसरी तरफ आपका जो है वो रहता है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, फंक्शनल, और आपका जो है इंसिडेंटल, ये होता है. उधर जो है वो दूसरे हैं. स्ट्रक्चरल ग्रामर, जाहिर सी बात है, नाम से स्पष्ट है. एन अमेरिकन लिंग्विस्ट प्रोफेसर C.C. फ्राइज, ठीक है, C.C. फ्राइज जो है ये वही वाले C.C. फ्राइज हैं, ALM वाले, मिशिगन मेथड वाले. C.C. फ्राइज वाज द फाउंडर ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्रामर. He published his book in 1952, The Structure of English. Structural grammar is only emphasizes, ठीक है, structural grammar only emphasizes on the structures of the sentence. सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करता है, उसका सारा ध्यान स्ट्रक्चर पर होता है. अगर जी आप मेरे से पूछें तो रेनन मार्टिन समथिंग लाइक दैट ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर. टॉमसन मार्टिनेट जो यूज की बात करता है, फंक्शन की बात करता है, वो आपका फंक्शनल ग्रामर है. और A.S. हॉर्नबी की जो बुक आती है उसमें आपको स्ट्रक्चर्स की बात कही जाती है. ठीक है, वो आपका स्ट्रक्चरल ग्रामर है A.S. हॉर्नबी का. द डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्ट्स, ठीक है, आर मच इन्फ्लुएंस्ड बाय इट. ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव जो होते हैं, लिंग्विस्टिक्स जो होते हैं, डेस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स जो होते हैं, खास करके अभी जो आपने पढ़ा डेस्क्रिप्टिव 2 नंबर वाला, वो इसके द्वारा बड़े प्रभावित होते हैं. बट इट इज नॉट ए कंप्लीट, ये कंप्लीट सिस्टम नहीं है भाई. स्ट्रक्चर्स जो है उसकी बात करता है. स्ट्रक्चर्स की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं. आप सारी चीजों को, प्रपोजिशंस को या आर्टिकल्स को या दूसरी चीजों को कैसे इसके अंदर कवर कर सकते हैं, ये इसका शॉर्ट कमिंग है. स्ट्रक्चरल ग्रामर का ये शॉर्ट कमिंग है कि ये सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करता है. फिर कह रहा हूं, मेनली हम 2 ही तरह के ग्रामर के बारे में बात करते हैं, प्रेस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव. प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब थियोरेटिकल, प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब ट्रेडिशनल, प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब ओल्ड, प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब कोग्निटिव. प्रेस्क्रिप्टिव जो है वो फंक्शन की बात नहीं करता है, प्रेस्क्रिप्टिव जो है वो यूसेजेस की बात नहीं करता है, एप्लीकेशन की बात जब नहीं करता है. दूसरी तरफ डिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है वो ये सारी बातें करता है. और ये स्ट्रक्चरल ग्रामर सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करता है. और स्कॉलरली ग्रामर जो है स्कॉलर्स के द्वारा, यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स होते हैं वो अपने अंदाज से उसको बताने की कोशिश करते हैं. स्कूल चिल्ड्रन के लिए इस ग्रामर का कोई यूज नहीं होता है.
यूनिवर्सिटी इंग्लिश ग्रामर की अगर जो मैं बात करूं तो वहां भी समथिंग लाइक दैट ऑफ ए रिसर्च की तरह से उसको जो प्रेजेंट किया गया है। अब है ये ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर, जहां ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए यदि आप ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव जो है उसको मजबूत करते हैं, ग्रामेटिकल चीज़ों को जो है वो बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, तो आप जो है ये कहेंगे कि ये आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर है। अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ ग्रामर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, बेसिक सेंटेंसेस एंड ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस। बेसिक सेंटेंसेस कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर सेंटेंस, है ना, जैसे शी इज डांसिंग, अब आप इसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, इज शी डांसिंग, हु इज डांसिंग, है ना। दिस ग्रामर इज इन ए डेवलपिंग स्टेज। इस तरह का जो ग्रामर है वो आने वाले समय में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, अभी डेवलप हो रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर आज से लगभग 50 साल, 20 साल, 30 साल आगे का ग्रामर है। आने वाले दिनों में आप इस तरह का ग्रामर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ आप शुरू में, आप में से यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं है, कॉन्वेंट एजुकेटेड तो बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, लेकिन वो प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर से पढ़े हैं, और उसके बाद आजकल जिस तरह का ग्रामर पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, 10वीं 12वीं के बच्चों को, वो डिस्क्रिप्टिव है। क्या है? डिस्क्रिप्टिव है। और ये जो है वो बहुत आगे का ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पर काम किया जाता है ज्यादा से ज्यादा। इससे पहले हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल, जिसमें स्ट्रक्चर को लेकर के काम जो है वो किया जाता है ज्यादा से ज्यादा। कोग्निटिव मॉडल जो है वो समथिंग लाइक दैट ऑफ ट्रेडिशनल जो है ग्रामर जो है वो कहलाता है। दो टर्म और आपको देखनी है, दो टर्म आपको कौन सी जो वो देखनी है। सबसे पहले जो आपकी टर्म है आपकी, है ना, ये है आपका यूनिवर्सल ग्रामर। देखिए जो यूनिवर्सल ग्रामर जो है, सबसे पहले आपको ये पूछेंगे कि यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। नोम चॉम्स्की ने दिया था यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट, है ना। नोम चॉम्स्की जो है वो ये कहते हैं, जब वो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की बात करते हैं, जो वो ये कहते हैं कि भी ग्रामेटिकल पैटर्न्स जो होते हैं ना वो व्यक्ति के यहाँ पर होते हैं, माइंड में होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि सारी की सारी लैंग्वेजेज जो हैं उनका पैटर्न जो है वो मोर और लेस एक सा होता है, ठीक है। जैसे इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स आर यूनिवर्सल। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ एटॉमिक ग्रामेटिकल कैटेगरीज एंड रिलेशंस दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द पर्टिकुलर ग्रामर्स ऑफ ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस। ये देखो, ऑफ ऑल ह्यूमन लैंग्वेज। अब जैसे आपका हिंदी ग्रामर में, इंग्लिश में टेंस है, हिंदी में काल है, ठीक है। आप हिंदी के अंदर जो है इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब इंग्लिश में बोलते हो, हिंदी में अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जब हम इस तरीके से जो है देखें तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं किसी लैंग्वेज में, ग्रामेटिकल एरियाज हैं जो कॉमन है, और ये यूनिवर्सल ग्रामर के तहत जो है वो स्टडी किए जाते हैं। यहाँ पर है आपकी ग्रामर जो है। हर भाषा के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्सल ग्रामर। और सबसे अच्छा क्वेश्चन जो आपको इसको लेकर के पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपका किसने दिया, ये पूछा जाएगा। चलिए, उसके बाद एक और है आपका कंपैरेटिव ग्रामर। ये जो कंपैरेटिव ग्रामर जो है ये क्या है? कंपैरेटिव ग्रामर ये क्या है? कंपैरेटिव ग्रामर का मतलब है, comparative grammar is the branch of linguistics primarily concerned with the analysis and comparison of the grammatical structures of related languages of dialects। जब अलग अलग लैंग्वेजेज या डायलेक्ट्स जो हैं उनके बीच में जब कंपेयर करते हैं, जब काल को टेंस के साथ कंपेयर करेंगे, इंट्रांजिटिव को अकर्मक के साथ करेंगे, ट्रांजिटिव को सकर्मक के साथ करेंगे, ये कंपेरेटिव कहलाता है। कंपेरेटिव ग्रामर का मतलब अलग अलग भाषाओं की ग्रामर को आपस में कंपेयर करना। यूनिवर्सल का मतलब बहुत सारी भाषाओं में बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, बहुत सारी कैटेगरीज जो हैं कॉमन होती हैं। मोर और लेस नोम चॉम्स्की यहाँ पर बात करता है कि लैंग्वेज यहाँ पर है, भाषा यहाँ पर है। जब जो सारे के सारे जो कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये सब कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है,
वो उनको लगा कि नहीं, इस तरीके से लैंग्वेज बिहेवियर को डेवलप नहीं किया जा सकता है, हैबिट फॉर्मेशन के जरिए लैंग्वेज को डेवलप नहीं किया जा सकता है। लैंग्वेज इज ऑलरेडी हियर इन आवर माइंड, इसको वहाँ से निकालना है, इसको वहाँ से जो है वो सामने लाना है। वो नोम चॉम्स्की का आइडिया था, यूनिवर्सल ग्रामर उसका आइडिया था। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ ग्रामर जो है उसमें आपने देखा कि किस तरीके से, है ना, प्रेस्क्रिप्टिव, ट्रेडिशनल, है ना, ग्रामर, फिर डिस्क्रिप्टिव, फंक्शनल, इंसिडेंटल ग्रामर, ये मेन है दोनों, ठीक है। और स्कॉलरली ग्रामर तो जो स्कॉलर्स के द्वारा डेवलप होती है, स्कूल चिल्ड्रन से इसका लेना देना ही नहीं है। स्ट्रक्चरल सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करता है, लिमिटेशन है इसकी, भाई सारी चीजें आप स्ट्रक्चर में कवर नहीं कर सकते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर आगे आने वाला ग्रामर है, ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए सारी चीजों को बताएगा, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन, एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन। धीरे धीरे इसका समय आएगा। इसके अलावा यूनिवर्सल ग्रामर जो है कि बहुत सारी ग्रामर कहाँ है यहाँ पर, लैंग्वेज कहाँ है यहाँ पर, किसने कहा था, नोम चॉम्स्की ने। बहुत सारी भाषाओं में बहुत सारी कॉमन चीजें होती हैं, है ना। पार्टिसिपल्स जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में भी होते हैं। आप जरा देखो, आप फ्रेंच पार्टिसिपल्स के नाम से करो सर्च, पार्टिसिपल्स इंग्लिश के अंदर भी होते हैं और पार्टिसिपल्स हिंदी में भी होते हैं। तो आप ये जो चीजें करते हैं, है ना, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन हैं, वो यूनिवर्सल ग्रामर के अंतर्गत आती हैं। जब आप इनको कंपेयर करते हैं तो वो कंपेरेटिव ग्रामर में चली जाती हैं। दैट इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्रामर। एज ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द टीचिंग ऑफ ग्रामर इन द क्लासरूम फॉर ए सेकेंड लैंग्वेज लर्नर इज द टाइप्स ऑफ द ग्रामर, जो आप देखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका, गोविंद इफ पॉसिबल मुझे पानी दे दीजिए। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका मेथड्स जो है वो कैसे जो है वो करेंगे। मेथड्स जो है ना, ट्रेडिशनल और जो फॉर्मल ग्रामर जो है, ट्रेडिशनल और इनफॉर्मल ग्रामर जो फंक्शनल जो है उसको लेकर के बताया। यहाँ पे एडवांटेजेस की बात हुई। एडवांटेजेस वही है कि भाई कैसे करेक्ट लिखना है, कैसे लॉजिकली लिखना है, कैसे एनालिटिकली लिखना है, स्ट्रक्चर की जानकारी होती है, नॉलेज होता है भाषा का, है ना, राइटिंग जो है वो अनबीटेबल होती है ना। और डिसएडवांटेजेस में सिर्फ ये कि ग्रामर अगर जो के बारे में बच्चा कॉन्शियस हो जाता है तो वो बोल ही नहीं पाता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस लर्निंग नहीं होती है। डिसएडवांटेजेस में क्या लिखा है, स्पॉन्टेनियस लर्निंग जो वो नहीं होती है। आई डोंट बिलीव इन रिपीटिशन ऑफ द थिंग्स, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस लर्निंग ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज नहीं हो पाता है, फ्लुएंसी नहीं आ पाती है ग्रामर के जरिए। जो ग्रामर के बारे में जब कॉन्शियस हो जाते हैं तो हम बोलते समय जो है हम जो है उतना अच्छे तरीके से फ्लुएंटली नहीं बोल पाते जितना हम बोलना चाहते हैं, ठीक है। ग्रामर जो है आपका, लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर डज नॉट इम्प्लाई लर्निंग ए लैंग्वेज। ग्रामर के रूल्स सीखना भाषा को सीखना नहीं है, और ये आप जानते हैं। ग्रामर सबको आती है, इंग्लिश की जो आरपीएससी में सेलेक्ट हो जाता है उसको भी आती है, लेकिन उसको लैंग्वेज नहीं आती है। बड़ा दर्द का विषय है कि भाषा नहीं सीख पाता है, रूल्स सीख लेता है बाकी नहीं। तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये हम कर चुके हैं, इसके बारे में हम खूब सारी बातें जो कर चुके हैं। हम देखते हैं भी प्रिंसिपल्स जो हैं आपके वो क्या हैं ग्रामर के जो हैं, और उसके बाद लास्ट होगा आपका मेथड्स जो हैं। लेकिन उससे पहले प्रिंसिपल्स और मेथड्स जो हैं उससे पहले लेट मी जस्ट टेक यू टू ए क्विज। मैं आपको एक क्विज जो है उसकी तरफ जो है वो लेकर के चलता हूं, और उस क्विज में आपको मैं बताता हूं कि कैसे जो है आप उस क्विज को जो है वो करेंगे। देखते हैं, पोल के जरिए करेंगे, पोल जो है उसके जरिए जो है इस क्विज को जो है वो करेंगे। मैंने यहां पर जो है वो लिखा है टाइप्स ऑफ ग्रामर, टाइप्स ऑफ ग्रामर जो है मैंने लिखा है, टाइप्स ऑफ ग्रामर ये लिखा है, और उसके बाद मैंने स्लैश लगाया है। और क्विजेज जो ऐसी साइट है जिसमें आपको क्विज मिलना ही मिलना है, इसको हमने करा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर जो हमने करा है। गोविंद अपनी सीट पर चले जाएं, और पोल जो है वो हम कर रहे हैं, इस पोल को करेंगे। इसको हटा दें, चलिए। चलिए,
पोल अप करेंगे, देखते हैं क्या कहता है। ए सिस्टम ऑफ लैंग्वेज एनालिसिस दैट रिकॉग्नाइजेस द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस एंड अमंग द पॉसिबल सेंटेंसेस ऑफ ए लैंग्वेज एंड यूसेजेस, processes or rules, some of which are called transformations to express these relationships। अब इस प्रश्न को करने का तरीका ही कुछ ऐसा है, ठीक है। इस प्रश्न को करने का ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, प्रेस्पेक्टिव ग्रामर। यहां हिंट तो मिल गया आपको, हिंट आपका मिल गया है। ध्यान से देखेंगे, ए सिस्टम ऑफ लैंग्वेज एनालिसिस दैट रिकॉग्नाइजेस द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस एंड अमंग द पॉसिबल सेंटेंसेस। एक तो सेंटेंस है ना, कहां से बताया था आपने, मार्क से आ गया, ठीक है। पेन ले लें, कौन सा लें, ये ले लेते हैं, बढ़िया कलर है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे ये लिखा है रिकॉग्नाइजेस द रिलेशनशिप, और उसके बाद ए सेंटेंस एंड अमंग द पॉसिबल सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते हैं, पोल चल रहा है, देखते हैं कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं वो इसका सही उत्तर जो है वो देते हैं, बताएं आप। 59% बच्चे जो हैं उन्होंने जो है क्या करा है, उन्होंने जो है वो बिल्कुल जो है वो सही उत्तर जो है वो दिया है। 59% बच्चे जो है उन्होंने लिया है। और इस पे कितना है, डिस्क्रिप्टिव पे 10% और इस पे 11% जो है वो करा है। वाइट कलर ज़्यादा जो है वो बढ़िया है, ठीक है। तो ये आपका है, तो ये 59% बच्चे जो हैं उन्होंने बिल्कुल सही जवाब जो है वो दिया है। नेक्स्ट जो है आपका अगला, नेक्स्ट देखते हैं इसका सही उत्तर कौन देता है। इट कंपेयर्स द ग्रामेटिकल फॉर्म्स, इट कंपेयर्स द ग्रामेटिकल फॉर्म्स एंड यूसेजेस ऑफ एन allied group of tongues and thereby reduce them to their earliest forms and sentences। इट कंपेयर्स, अभी हिंट आपका आ गया है, ये हिंट जो है वो आपका आ गया है। देखते हैं इसका उत्तर कौन देता है। हिंट जो है वो आपका मिल चुका है। इट कंपेयर्स द ग्रामेटिकल फॉर्म्स एंड यूसेजेस ऑफ एन अलाइड ग्रुप ऑफ टंग्स। अलाइड एक सी ग्रुप ऑफ टंग्स, लैंग्वेजेस जो है वो आपका थोड़ा सा यहां पर लिखा है ना, अलाइड ग्रुप ऑफ टंग्स जो है ये आपका लिखा है। 78% जो है वो बी लिखा है। ये देखो आप, 78% बच्चे जो हैं उन्होंने क्या लिखा है, आपका बी जो है वो लिखा है। बी इज द करेक्ट आंसर। बी क्या है, आपका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न जो है आपका, ए सेट ऑफ रूल्स अबाउट लैंग्वेज बेस्ड ऑन हाउ इट इज एक्चुअली यूज्ड। लो भाई, उत्तर मैंने बता दिया है, हाउ एक्चुअली इट इज यूज्ड, हाउ एक्चुअली इट इज यूज्ड, ये आपको बता दिया उत्तर। किस तरह का ग्रामर होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, प्रेस्क्रिप्टिव होता है। यूनिवर्सल और ट्रांसफॉर्मेशनल की तो बात ही मत करेंगे। हाउ इट इज यूज्ड, प्रेस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव। देखते हैं कौन जो है आज की इस लेक्चर से बेनिफिट उठा पाया। हम इस क्विज को करने के बाद क्लास को यहीं खत्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली क्लास जो जब भी आपकी ऑर्गेनाइज हो उसके अंदर आपको बाकी का काम जो हो करवाया जाए। यस, कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इसका उत्तर जो है वो ए है, 66। अब बताओ, ये 66% बच्चे जो हैं वो ए कहते हैं। अब बात हो रही थी हाउ इट इज यूज्ड, भाई यूसेजेस की बात होती। मैंने क्या बताया, ओनली 68 यानी 32% बच्चे अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि दो ही तरह के मेन ग्रामर होते हैं, एक प्रेस्क्रिप्टिव एक डिस्क्रिप्टिव। उनके नाम अलग अलग हैं। प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर का मतलब जो है सिर्फ रूल्स, और डिस्क्रिप्टिव का मतलब है उनका एप्लीकेशन, उनका यूज। ये क्या कहता है, इस सेट ऑफ रूल्स अबाउट लैंग्वेज बेस्ड ऑन हाउ इट इज एक्चुअली यूज्ड, हाउ इट इज एक्चुअली यूज्ड। बताओ, अभी 32% बच्चे जो हैं मन करता है तुम्हें डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। उत्तर है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, है ना। थप्पड़ मार के मुंह घुमा दे सुबह सुबह ऐसे बच्चों का। ए सेट ऑफ रूल्स अबाउट लैंग्वेज बेस्ड ऑन हाउ पीपल थिंक लैंग्वेज शुड बी यूज्ड, हाउ पीपल थिंक लैंग्वेज शुड बी यूज्ड, है ना। ए सेट ऑफ रूल्स अबाउट लैंग्वेज बेस्ड ऑन हाउ पीपल थिंक, सिर्फ थिंक करना नहीं है, सिर्फ थिंक, है ना। मैं खुद ही सोल्व करवा रहा हूं प्रश्न, जो क्वेश्चन मैं खुद ही करवा रहा हूं सोल्व,
है ना। डिस्क्रिप्टिव, पेडागोजिकल, प्रेस्क्रिप्टिव और कंस्ट्रक्शनल, ये 2 टर्म और नहीं आई हैं, आप इसके बारे में भी नेट पर जाकर के देख लें, पेडागोजिकल और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उत्तर दें है C56। देखो C56% बच्चों ने, भाई हाउ पीपल थिंक, भाई ये ऐसे होता है, किस में होता है ऐसा, प्रेस्क्रिप्टिव में होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, भाई ये रूल है, ऐसे होता है, कई बार ऐसे नहीं भी होता है, कई बार ऐसे नहीं भी होता है। ठीक है, नई चीज आपके लिए, फिर भी इतने सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया है। अब कईयों ने पता है क्या कर रखा है, कईयों ने तो अपने मोबाइल में क्विज़ साइट खोल रखी है और आंसर देख देख करके बता रहे हैं। भला हो तुम्हारा, ऊपर हिसाब देना है, मरोगे ना एक दिन, जाओगे ना नरक में, वहां पर तुम्हारा हिसाब होगा और पक्का होगा और अच्छे से होगा। ठीक है, फिर पता चलेगा तुम्हें जो इन ए लिंग्विस्टिक थियोरी प्रपोज्ड बाय नोम चॉम्स्की, लो भाई नोम चॉम्स्की आ गया, उत्तर आ गया है। इन ए थ्योरी, इट इज ए लिंग्विस्टिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय नोम चॉम्स्की दैट आर्ग्यूज दैट द एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज इज इनेट। भाषा को सीखने की जो एबिलिटी होती है वो इनेट होती है, जन्मजात होती है, यहां पर होती है। ठीक है, डिस्टिंक्टली ह्यूमन एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन। अब इसका उत्तर भी ना देना तो तुम समझ लो तुम्हारा कुछ नहीं होना, तुम्हारा कुछ नहीं होना अगर जिसका उत्तर नहीं दिया है तो। इसका उत्तर नहीं दिया है तो कुछ नहीं होना तुम्हारा, समझ लो तुम। हाँ, अच्छे से समझ लो, अच्छे से समझ लो भाई, अच्छे से समझ लो। हाँ 82%, बुलाओ 18% बच्चे जो हैं अब भी ऐसे हैं। ये लो यूनिवर्सल ग्रामर, 18% स्टूडेंट्स आर स्टिल देयर। क्या कहूं मैं अब आपको, कुछ नहीं कहूंगा मैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इट इज अ मॉडर्न अप्रोच इन लिंग्विस्टिक्स इंटेंडेड टू एड इन टीचिंग एन एडिशनल लैंग्वेज। ठीक है, इंटेंडेड टू टीचिंग है ना, एन एडिशनल लैंग्वेज। क्या कहता है कि टीचिंग को आपका एक एडिशनल लैंग्वेज के तौर पर जो वो देखना, थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा हटके है, शायद आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, फिर भी चलिए कोशिश कर सकते हैं आप, क्योंकि लिंक मैंने रैंडमली खोला है ये देखने के लिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा उपयुक्त है, कितना ज़्यादा यूजफुल है। यस, हु इज देयर, कितना प्रतिशत बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि इसका उत्तर जो है बी है, 33% जो है, और ए 19, और प्रेस्क्रिप्टिव 31, और ट्रेडिशनल और प्रेस्क्रिप्टिव। अब ये तो देखो आप, ये दोनों ठीक है, ये देखो रीजनिंग की बात मैं बताऊं, पेडागोजिकल ग्रामर कहा है, पेडागोजिकल ग्रामर जो है वो जो ये कहता है एडिशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, एड इन टीचिंग एंड एडिशनल। ये दोनों उत्तर जिसने भी किए ना, कितने प्रतिशत बच्चों ने किए थे, 31 और 17, 48% बच्चों। तुम एक बात बताओ कि प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर और ट्रेडिशनल ग्रामर एक ही होती हैं, आपको इतना तो समझना चाहिए ना कि ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते हैं, ये दोनों उत्तर ऑप्शन बनाने के लिए लिखे गए हैं। अगर जो आप रीजनिंग की बात करें तो भी हम ये कहें कि इस रीजनिंग में आप फेल हो गए हो। प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर इज ट्रेडिशनल ग्रामर, ये दोनों काट देने चाहिए, ऑप्शन जो है ये आपके दोनों काट देने चाहिए, है ना। तो ये चीज है जो आपको देखनी है, और हम इस सेशन को और आगे जो वो बढ़ाएंगे। नेक्स्ट संडे या उससे पहले कोई छुट्टी होगी तो मॉर्निंग के टाइम में इसको जरूर बढ़ाएंगे, या जैसे ही सबऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन हमारा खत्म होता है उसके बाद में भी इसको ले सकते हैं। आज का आपका सेशन जो फ्रूटफुल रहा होगा, होप सो। और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको फिर मैं कह रहा हूं कि यदि इस तरह के कंटेंट को आप देखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर के ऊपर जा करके जी हेल्प सूरतगढ़ क्लासेस का ऐप जो है डाउनलोड करके इस तरह के कंटेंट या इस तरह की क्लासेस जो और ज़्यादा देख सकते हैं। धन्यवाद, और आपका दिन जो है वो मंगलमय रहे।